धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी की जो पीड़ा थी वो इनके इस भाषण में उजागर हुई है और हमने इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जिस व्यक्ति ने अपने बैंक के कार्यकाल में, जिसने ट्रेड यूनियंस में रह के काम किया हो, आज जब पूरे देश के ट्रेड यूनियंस इंक्लूडिंग बैंक एम्प्लॉयज वो जब 2 दिन तक हड़ताल पर रहे, उसके बारे में आपने एक शब्द नहीं बोला। प्रकाश जावड़ेकर जी, कहीं ना कहीं कमी रही है। या तो आपने जो यहाँ जानकारी दी उसमें कमी है या आपने माननीय ट्रेड यूनियंस की भावना को नहीं समझा है। माननीय सभापति महोदय, पक्का टाइम नहीं। 2 दिन से लगातार ट्रेड यूनियंस की केवल बीएमएस को छोड़कर, हालांकि बीएमएस की भी पीड़ा है, उसका भी मैं उल्लेख करूंगा, लेकिन पूरे ट्रेड यूनियंस देश के उन्होंने 2 दिन तक हड़ताल रखी। और इश्यूज क्या थे? मोटे तौर पर लेबर कोड, 4 लेबर कोड लाए गए बिना ट्राइपार्टाइट कंसल्टेशन के। जैसा कि हमारे माननीय सदस्य ने कहा, षणमुगम साहब ने, कॉमरेड ने, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस लगातार हर वर्ष होती थी और उसका काम क्या था, उसका उद्देश्य क्या था? उस कॉन्फ्रेंस में एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई और सरकार तीनों मिलकर चर्चा करते थे, ट्राइपार्टाइट कमेटी बनती थी और उसके ऊपर से पॉलिसी निर्धारित की जाती थी जिसको कि सरकार उसका पालन करती थी। लेकिन केंद्र सरकार के कान पे जू नहीं रहेगा। लगातार हड़ताल हो रही है, लगातार नाराजगी हो रही है, लेकिन सरकार की तरफ से, माननीय श्रम मंत्री जी की तरफ से भी कोई ना उनको बुलाया गया, ना बातचीत की गई, ना उस पर कोई इन्होंने टिप्पणी की। माननीय सभापति महोदय, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, किसी भी प्रजातंत्र और किसी शासन तंत्र में नियत के आधार पर नीतियां बनती हैं और ये नियत क्या है, इस बात को मैं उल्लेख करना चाहता हूं। उनकी मांग क्या थी? लेबर कोड समाप्त करो, निजीकरण समाप्त करो, शासकीय संपत्तियों को बेचना बंद करो और महंगाई कम करो। इसमें कौन सी ऐसी मांग थी जिस पर कि आप चर्चा नहीं करा सकते थे? मैं हमेशा इस बात को कहता आया हूं, भारतीय जनता पार्टी मूल तौर पर, आज से नहीं, शुरू से ये पब्लिक सेक्टर के खिलाफ रही। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर यूनिट्स डाल रहे थे, उस समय तत्कालीन जनसंघ इसका विरोध करती थी, क्योंकि वो कॉरपोरेट के पक्ष में रही है, गरीबों के खिलाफ रही है, किसान और मजदूरों के खिलाफ रही है। और उनकी ये चारों बातें उनकी नीति में आप उसको देख सकते हैं। यदि 2014 से लेकर आज तक अगर आप देखेंगे तो गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। पूरे तरीके से इस देश में आज कॉरपोरेट्स का कब्जा हो चुका है और मजदूरों के हक छीने जा रहे हैं। नोटबंदी से शुरू करिए, उसके बाद कोविड आया, एमएसएमईज का जो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की सबसे बड़ी हमारे तरह एक सेक्टर है, कई एमएसएमईज बंद हो गए, लोग बेरोजगार हो गए और उसके बाद बेरोजगारी बढ़ी। अब मजदूरों के बारे में जब मैं कह रहा हूं कि नियत खराब होने से, मजदूरों के खिलाफ होने से जो नीतियां बनाई, उसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ के जितनी भी कन्वेंशंस हैं, उसका सब का पूरे तरीके से ये सरकार विरोध करती है। इस देश में 47 करोड़ हमारे मजदूर हैं, जिसमें 7 करोड़ ऑर्गेनाइज है, 40 करोड़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में विशेष तौर पर काम करने की आवश्यकता है। लेकिन जैसा कि हमारे कॉमरेड साहब ने बताया, षणमुगम साहब ने,
हर साल इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, लेकिन 2015 के बाद एक भी कॉन्फ्रेंस को नहीं बुलाया गया। और यही नहीं, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि हम ट्रेड यूनियन से चर्चा करने के बाद ही कोई नियम या कानून बनाएंगे। अब लेकिन मोदी जी के बारे में तो ये कहा ही जाता है कि वो जुमला कहने के आदी हैं। उन्होंने कह दिया लेकिन उसका पालन नहीं किया। 44 मजदूरों के हित में जो कानून 1927 से आज तक ब्रिटिश हुकूमत के समय से बने थे, उनको समाप्त करके 4 लेबर कोड बनाए गए। और उसमें विशेष तौर पर अगर आप देखेंगे, पूरे लेबर कोड में एम्प्लॉयर्स के प्रति अनेक कदम उठाए गए, सुझाव दिए गए। और माननीय उपसभापति महोदय, मैं एक विस्तार से जवाब दूंगा, लेकिन दिग्विजय सिंह जी, आपका शब्द प्रयोग ठीक नहीं था, क्योंकि हमने जो कहा कि हम लेबर से बात करके कोड को लाएंगे, मैं अपने उत्तर में विस्तार से दूंगा। सभी यूनियन से किस किस समय किस किस तारीख पे बातचीत हुई और किस तरीके से एक व्यापक विमर्श हुआ, उसके बाद कोड पास में, इसलिए तथ्यात्मक रूप से अपने विषय को सुधार कर ले, इतना मैं कहना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, इन्होंने मेरे 3 मिनट लिए हैं, इसलिए इनके टाइम में कट करके मुझे दिए जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्लीज चीज तो घड़ी देख लीजिए। माननीय शिवराज जी, आपकी घड़ी तेज चलती है। माननीय, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, ये धीरे चलती रहा। जो लेबर कोड आपने बनाए वेजेस के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ऑपरेशनल सेफ्टी, हेल्थ, वर्किंग कंडीशंस आदि के लिए, जिसका की विरोध स्वयं भारतीय मजदूर संघ ने किया, और भारतीय मजदूर संघ ने जो अपने उसमें कहा है कि हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारे सुझाव नहीं माने जाएंगे। मैं इस बारे में उल्लेख करना चाहता हूं कि पूरे तरीके से उन्होंने कहा कि हमें निराशा हुई है। हमने फर्स्ट लेबर कोड के बारे में जो बातचीत की थी, जो सुझाव दिए थे, उसके बारे में कोई सीरियसली बातचीत नहीं हुई, और इसलिए हम सेकंड जो लेबर कोड के बारे में जो बात करनी थी उसके बारे में हमने बातचीत नहीं करी। जब भारतीय मजदूर संघ आपका विरोध कर रहा है माननीय, तो सरकार अपने पुराने दोस्तों को छोड़ के और पुराने विचारधारा के लोगों को छोड़कर एक नए कॉरपोरेट रास्ते पे जा रही है। अब ये कॉरपोरेट संघ बन चुका है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जो कि इस पूरे देश के कॉरपोरेट सेक्टर के लिए काम कर रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अभी मुझे टोक कर कहा कि हमारा कंसल्टेशन हुआ। और किससे कंसल्टेशन हुआ? आप इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की आप बैठक नहीं बुला रहे हैं, मीटिंग नहीं बुला रहे हैं, ट्राइपार्टाइट मीटिंग कमेटी की मीटिंग नहीं कर रहे हैं। कंसल्टेशन क्या हुआ? और कंसल्टेशन पहले, कंसल्टेशन के बाद जो आपको सुझाव दिए, आपने माना कहां? उसके बारे में अगर आपने उनको थोड़ा सा तरजीह दी होती तो आज ये हालत नहीं होती जिनको 2-2 दिन तक भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे वो लोग। इसी के साथ साथ मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि सबसे पहले उन्होंने जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का हुआ करता था, प्रोविजन था, जो कि अंग्रेजी हुकूमत के समय से चला हुआ था, उसको उन्होंने हायर एंड फायर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। यानी कि पूरे तरीके से एम्प्लॉयर के विवेक पर छोड़ दिया, जब रखना है रखो, जब निकालना निकालो। आखिर हमारा पूरे देश के अंदर, आज से नहीं पूरे इंटरनेशनली, जो इंटरनेशनल लेबर कन्वेंशन के प्रोविजंस हैं कि इनके हितों के लिए नियम और कानून बनाना चाहिए, उसका पूरा उल्लंघन किया है। इसी के साथ साथ इन्होंने ये भी तय कर लिया, पहले किसी भी ट्रेड यूनियन को रजिस्टर कराने के लिए उसका अधिकार था, वो अधिकार भी छीन लिया।
और पूरे तरीके से किसी भी व्यक्ति को ट्रेड यूनियन नया बनाना गठन करना है तो ये रजिस्ट्रार के ऊपर होता है, उस पर अधिकार दे दिया कि आपके विवेक पर छोड़ते हैं, आपको करना है तो करिए, ना करना तो ना करिए। आखिर रजिस्ट्रार जो शासकीय अधिकारी कर्मचारी है वो कॉर्पोरेट के और एम्प्लॉयर के हक में होगा कि मजदूरों के हक में होगा? यहां तक आपने छीन लिया जब ट्रेड यूनियन का गठन ही आप नहीं करने दे रहे हैं। अनरजिस्टर्ड जो हमारे अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है उसके अंदर आज आवश्यकता है नए ट्रेड यूनियंस बनाने की, लेकिन आपने उसका अधिकार ही छीन लिया, तो आगे आप कैसे काम कराएंगे? दूसरी बात, इन्होंने स्ट्राइक करने पर या किसी बात पर एम्प्लॉयर नाराज हो जाए तो उसकी एब्सेंस का वेजेस डिडक्ट करने का अधिकार आपने दे दिया। इसी के साथ साथ आपने जो यस ना विथ पिनल प्रोविजंस, इसी के साथ साथ फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस, 1957 से इस पॉलिसी चली आ रही थी, उसको आप लोगों ने चेंज किया और जिसका भारतीय मजदूर संघ ने पूरा विरोध किया, लेकिन उसमें आप लोगों ने फिर से एक बार एम्प्लॉयर के हाथ में ये अधिकार दे दिया कि मिनिमम वेजेस क्या होने चाहिए। इसी के साथ साथ यदि आप देखेंगे तो भारतीय मजदूर संघ ने इस बात को कहा था कि रेप्टकॉस जजमेंट जो हुआ था 1991 में, उसके आधार पर आप मिनिमम वेज तय करिए, हम लोग उसको स्वीकार करने के तैयार हैं, लेकिन उस पर भी आपने तरजीह नहीं दी गई। माननीय सभापति महोदय, ट्रेड यूनियंस ने जब देखा कि सरकार नहीं सुन रही है तो उन्होंने पार्लियामेंट की लेबर एम्प्लॉयमेंट की स्टैंडिंग कमेटी के सामने प्रतिवेदन दिया और स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट 2017 की अगर आप देखेंगे तो उसमें काफ़ी चीज़ों के बारे में उन्होंने बात कही है। मैं विशेष तौर पर इसका उल्लेख करना चाहता हूं कि ESIC में जिस प्रकार का एरियर्स है, अगर आप देखेंगे तो उनमें लगभग 4,460 करोड़ का एरियर्स है 2021 में। ये स्टैंडिंग जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है 21-22, उसका मैं उल्लेख आपके सामने कर रहा हूं। इसकी रिकवरी के मामले में का मंत्रालय बहुत उसका उदासीन है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयर जो कि इस मामले में उदासीन है उनसे आप रिकवरी नहीं कर रहे हैं, तो आप किसके पक्ष में हैं? एम्प्लॉयर के पक्ष में है या मजदूर के पक्ष में है? यस, आपके मंत्रालय जो है हुजूर एम्प्लॉयर के लिए नहीं बनी है मंत्री महोदय, ये मजदूरों के हित के लिए बनी है। और उसमें हम स्टैंडिंग कमेटी ने प्रस्ताव दिया था कि 50,000 से जुर्माना बढ़ाकर आप 10 लाख रुपए किए, आपने वो भी नहीं किया। कैसे कह सकते हैं कि आपकी ये पूरी सरकार जो है आज मजदूरों के पक्ष में काम कर रही है? सभापति महोदय, इसी के साथ मैं आज कहना चाहता हूं कि इन्होंने ग्रेच्युटी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द ग्रेच्युटी जो कि 4.8 to 5% हुआ करती थी, उसमें कोर्ट में रिकमेंड किया गया कि 2% कर दी जाए। क्यों कर दी जाए? ये क्या मजदूर के हित में लेबर कोड में आपने प्रोविजन किया है? इसी के साथ साथ आपने उनका प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट भी ऑल टाइम लो कर दिया है 8.1%। ये क्या माननीय मंत्री महोदय, आप बेहद एक अच्छे व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी आपसे कि आप इतना ज्यादा, आपके नेतृत्व में इतना ज्यादा मजदूरों का अहित करने के लिए आप बैठेंगे और इन एम्प्लॉयर्स के, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के गुलाम के रूप में आप काम करेंगे। हमें आपसे उम्मीद नहीं थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यही नहीं है, आपका एक प्रस्ताव और है कि अभी तक शेयर मार्केट के अंदर का एक सीलिंग था 15%, उसको भी बढ़ाने का आपने प्रस्ताव दे दिया। शेयर मार्केट में खेलो और अपने हिसाब से मार्केट, और उसके अंदर शेयर मार्केट में खेलो, नुकसान किसका होगा? इधर आपने इंटरेस्ट कम कर दिया और उधर आपने उसके स्पेकुलेशन के अंदर डाल दिया। नुकसान किसका हो रहा है? पैसा आपका है क्या कि केंद्र सरकार का पैसा है? ये मजदूर की गाड़ी कमाई का पैसा माननी, इसको आप लोगों ने फिर से स्पेकुलेशन में डाल के उसका अहित किया है।
मैं और हमसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इसके भी सिक्योरिटी का जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन है उसको आपने एनएसएससी का आपने गठन किया है, जिसके अध्यक्ष को प्रधानमंत्री बनाया गया है। अब प्रधानमंत्री जी इसका जो उनके जो इंटरेस्ट है लेबर के, हमें तो कम से कम जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं उन पर तो विश्वास नहीं, कभी वो मजदूरों के हित में बात करेंगे या काम करेंगे। पूरे तरीके से वो कॉरपोरेट्स के हाथ में खेल रहे हैं, क्योंकि उनके राज में कॉरपोरेट्स के जिस रूप से प्रगति हो रही है, और विशेषकर कुछ ऐसे लोगों की जिनके उनकी निकटता जग जाहिर है, मैं समझता हूं कि ये इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है लेबर मिनिस्ट्री के पास रहे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं हो कि आप उसके चेयरमैन हो, लेकिन प्रधानमंत्री को चेयरमैन होने की क्या जरूरत है? उनके पास और कोई काम नहीं है क्या? ये इसमें कंसोलिडेशन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसी तरह से कि भारतीय मजदूर संघ ने 2018 में बयान दिया कि none of its major objections to the first draft, I'll take another 2-3 minutes, उसमें उन्होंने पालन नहीं किया। इसी तरह से ईपीएफ का भी मैंने आपको बता चुका हूं। अब मैं परफॉर्मेंस रिव्यू के बारे में कहना चाहता हूं। परफॉर्मेंस क्या है? आपके लेबर वेलफेयर स्कीम का बजटरी प्रोविजन 20% घटाया गया, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट का -75% इसको घटाया गया, टोटल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का 69% घटाया गया, रिवाइज इंटीग्रेटेड हाउसिंग स्कीम का फाइनेंशियल टारगेट 89 करोड़ का आपने अभी तक 10 करोड़ खर्च किया है, हेल्थ एंड स्कीम के अंदर भी आपने कम किया है, एजुकेशन की बात हमारे माननीय मंत्री, हमारे भूतपूर्व मंत्री जी कर रहे थे, 47 करोड़ से घटा टारगेट फिजिकल टारगेट से 16 करोड़ किया है। इसी तरह से NGLP ग्रांट इन एड स्कीम में 110 का टारगेट था, 83,000 हुए। इस तरह से हर तरह से परफॉर्मेंस भी इनका बेहद कमजोर रहा है। इसी तरह से मैं 2 बातें और आपसे कहना चाहता हूं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का उल्लेख मैं करना चाहता हूं माननीय आपको। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का यदि आप देखेंगे तो मोदी जी की सरकार आने के बाद जहां एजेंट्स में कमी आई है, उसी तरह से हमारे जितने कस्टमर्स थे उनमें कमी आई है। लगभग 17.48% कमी एजेंट्स में कमी आई है, और 2014 में कस्टमर्स थे 32 करोड़ और घटकर रह गए 29 करोड़। इनकी नीतियों के कारण पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में आप उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती जा रही है, ताकि LIC का निजीकरण करने का उनका जो उद्देश्य है उसका पूरा हो सके। मैं 2-3 बातें आपसे और करना चाहता था। प्लीज सर। प्राइवेटाइजेशन के अंदर जो हमारा एक सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड थी, उस जो कि मूल तौर पर इंदिरा गांधी जी ने 1984 में उसको सोलर सेल्स बनाने के लिए उसका गठन किया था, उसको ऐसी कंपनी को बेच दिया जिसका कि कोई टेक्निकल उसमें वो था नहीं। लीजिंग फाइनेंस कंपनी को गाजियाबाद की आसपास की जमीन के लिए उसको बेच दिया गया। आखिर ये हो ही रहा है कि पूरे जायदाद को बेचकर ये अपना काम चलाना चाहते हैं। मैं विशेष तौर पे आपसे नोट करना चाहता हूं कि इस मामले में मैं माननीय हमारे जावड़ेकर जी ने अभी जो कहा था स्किलिंग के बारे में, मेरा आपसे अनुरोध है, मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि लेबर एम्प्लॉयमेंट के मिनिस्ट्री के साथ ही स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को भी साथ जोड़ा जाना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अप्रेंटिस एंड ऑल्सो ट्रेड वगैरह के लिए, पॉलिटेक्निक्स वगैरह के लिए, इसमें ITS का पूरा लेबर के पास शुरू से रहा है, उनको इसके साथ हटाना गलत था। थैंक यू दिग्विजय सिंह जी। ओनली सर वन थिंग, मैंने मंत्री से अनुरोध किया है, इंटक हमारी कांग्रेस की जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ बड़ा भेदभाव किया जा रहा है। मैंने माननीय मंत्री से अनुरोध किया है कि आपका जो जनरल वेरिफिकेशन होना था 2011 से 14 से पेंडिंग है, उसका आप अनाउंस क्यों नहीं करते हैं? हमारे इंटक के रिप्रेजेंटेटिव्स को इनवाइट नहीं किया जाता हमारे उसमें ट्राइपार्टाइट मीटिंग के अंदर। इसलिए माननीय अध्यक्ष, मैं आपसे निवेदन करना चाहता सभापति महोदय, इस मामले में आपको देखने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर